हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस 25 जुलाई की विज़न की डेली करंट अफेयर्स पब्लिश हो गए हैं। तो चलिए हम इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आरबीआई रिलीजेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, मतलब कि साल में इसे 2 बार रिलीज़ किया जाता है। ये रिफ्लेक्ट करता है रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रेजिलियंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अभी क्या रिस्क हैं और अगर जो रिस्क हैं आप कितनी जल्दी उसे रिकवर कर सकते हो। रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि आप किस चीज़ को कितनी जगह जल्दी रिकवर कर सकते हो, उनके क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करती है। रिपोर्ट ने ये बताया है कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है डिफरेंट इंडिकेटर्स पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीडीपी ग्रोथ को देखते हैं। जीडीपी में देखा गया है कि हर एक सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्शन मिली है। हर एक सिनेरियो का मतलब प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी सेक्टर में भी, टर्शरी सेक्टर में भी, हर एक सेक्टर में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है। जो कंबाइंड ग्रोस फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो है, इंक्लूडिंग द सेंटर का भी स्टेट का भी, वो भी 10% क्या है, बढ़ेगा हर एक सिनेरियो में। मतलब कि जो इंडिया का घाटा है, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो घाटा हर एक सिनेरियो में वही, ठीक है, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो चाहे सेकेंडरी या टर्शरी, हर एक सेक्टर्स में क्या हो रहा है, हमारा घाटा बढ़ रहा है और कितना 10% तक बढ़ेगा। करंट अकाउंट बैलेंस टू जीडीपी रेशो क्या है, हमारी घटेगी। देखो गाइस, बैलेंस क्या होता है, 2 तरह का हमारा बैलेंस होता है। एक करंट अकाउंट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है। करंट अकाउंट बैलेंस में हम मेनली जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, हम उसको मेज़र करते हैं। जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है उसमें हम मेनली जो फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हमारे इधर आके इन्वेस्ट करती हैं, उनको हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, हमारा क्या है, फॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत हाई रेट से फॉल हुआ है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स, मतलब कि इम्पोर्ट फिर भी हो रहा है लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत बुरी तरह गिरा है। तो इस वजह से जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस और जीडीपी रेशो है ये भी क्या करेगी, फॉल करेगी। ठीक है, और क्या फाइंडिंग्स हुई हैं, फाइंडिंग्स ये हुई हैं कि जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं रेशो, वो हर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक की क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। जो मार्च 2020 में 8.5% थी, वो अगले साल मार्च 2021 तक 12.5% हो सकती है। देखो गाइज, मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जब आप कोई भी एंटिटी 3 महीने या 90 डेज़ तक ना तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करे और ना ही इंटरेस्ट वापस करे, तो वो ऑटोमेटिकली जो वो पैसा है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखा जा रहा है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के जो मार्केट फंड में जो शेयर्स हैं वो भी डिक्लाइन होंगे। ठीक है, इस वजह से जो एनबीएफसी को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रिस्क में क्या होएगा, देखा जाएगा। ठीक है, रिस्क टू ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। अब ग्लोबली क्या हमारे रिस्क हैं, देखो, ओवर लिवरेज नॉन फाइनेंशियल सेक्टर। ओवर लिवरेज का मतलब है कि जो कंपनीज है वो बहुत ओवर डेप्ट में हो जाएंगी। ठीक है, तो जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेप्ट में होंगी। ग्लोबल जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है तो आपको देखने को मिल ही रही है, जैसे इंडिया चाइना में देख लो, इंडिया नेपाल में देख लो। ठीक है, इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए हैं, किस वजह से, पैंडेमिक की वजह से। तो ये हमने देखे हैं कि क्या क्या जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स हैं, तो वो हमने पढ़ लिए। किस तरह से हमारी जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह हमारे फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो पे इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह करंट अकाउंट बैलेंस टू जीडीपी रेशो पे, और हमने और भी देखा कैसे ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनबीएफसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या ग्लोबली जो इकोनॉमिक पे जो इफेक्ट पड़ेगा, हमने सब देख लिया। ठीक है, आप इधर से देख सकते हो जीडीपी ग्रोथ किस तरह से घटेगी। ठीक है, ये कंबाइंड ग्रोस फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो, ये सारा उन्होंने दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नोटिफाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स नोटिफाई करे हैं ताकि जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल हों अपने बिजनेस को लेकर और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, अब क्या हाईलाइट्स हैं इस रूल्स की, ज़रा देख लेते हैं। ये जो रूल्स हर एक ई रिटेलर्स पे क्या होएगा, एप्लीकेबल होगा, चाहे वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो चाहे अब्रॉड में रजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर वो अपना माल इंडिया के मार्केट में बेच रहा है तो उससे सारी के सारे रूल्स उन पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ये सारे के सारे गुड्स को कवर करेगा जो भी ऑनलाइन सोल्ड हुए जाते हैं, चाहे वो मार्केट मॉडल में हो चाहे इन्वेंट्री लेड मॉडल में हो। अब गाइस, इन दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है ये समझियो। जो मार्केट प्लेस मॉडल है उसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी सेलर लिस्ट होती है, वो गुड्स क्या करती है, सेल करती है। इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरे पास अपना स्टॉक है और मैं अपने स्टॉक को क्या कर रही हूँ, बेच रही हूँ ऑनलाइन। ठीक है, मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, मैंने ऑर्डर ले लिया लेकिन मैं क्या करूँगी, तीसरे बंदे को बोलूँगी हाँ कि तुम ये प्रोडक्ट क्या है उस बंदे को पहुँचा दो। ठीक है, तो यही डिफरेंस है मार्केट प्लेस मॉडल में, इन्वेंट्री मॉडल में। तो इन्होंने यही बोला जो रूल्स होंगे वो दोनों मॉडल में क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे।
जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं उन्हें क्या करने का कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को अपने गुड्स या सर्विसेज पे मेंशन करना होगा। ये हमने कल भी पढ़ा था, जिससे ये है कि जो कंज्यूमर है वो पहले ही मतलब परचेज़ करने से पहले ही अलर्ट हो जाए, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी कि वो अपना डिसीजन ले सके कि हाँ यार मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना। ठीक है, अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन उस पर होगा। और डिटेल्स भी उन्हें डिस्प्ले करनी होगी, जैसे सेलर की क्या डिटेल्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल प्राइस क्या है और चार्जेस का क्या ब्रेकअप है। ठीक है, मतलब किस तरह से कौन सा टैक्स लग रहा है, तो उस हिसाब से आपको सब मेंशन करना होगा। साथ में उसके एक्सपायरी डेट के ये सब उनको मेंशन करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि अगर भी कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो उसके अगेंस्ट एक्ट ले सकती हैं, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हो। पेनल एक्शन, तो पेनल एक्शन हो सकता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। वो जो इसमें ई टेलर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनको क्या करना होगा, एक ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा जो हर एक कंप्लेंट को क्या कर सकता है, एड्रेस कर ले। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। 5 प्रपोजल्स वर्थ ₹3090 करोड़ सेंक्शन अंडर स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अभी क्या है, पहले क्या हुआ था, एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो इशू करी थी कितने रुपीस की, 30,000 करोड़ रुपए की, ताकि हम किसे फ़ंड दे सकें, किसे हेल्प कर सकें, NBFCs को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को। अनाउंस की थी किसके अंडर, आत्मनिर्भर पैकेज स्कीम के अंडर। ये हमने इसलिए अनाउंस की थी ताकि जो लिक्विडिटी क्राइसिस जो फेस कर रही हैं NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उनका क्या, उनके रिस्क को हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। ठीक है, अभी क्या है, जो इसमें एलिजिबल एंटिटीज़ कौन हैं, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, चाहे इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो भी RBI के साथ रजिस्टर्ड है वो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड है वो क्या कर सकती हैं, इस स्कीम का, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं। ठीक है, अब हमें इस स्कीम की क्यों ज़रूरत पड़ी, जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम आई इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या है, देखो जब से IL&FS ग्रुप का डिफ़ॉल्ट हुआ था सितंबर 2018 में, तो इनडायरेक्टली जो ये कंपनीज़ भी हैं वो क्या आ गई, स्ट्रेस में आ गई। ऐसा क्यों, ज़रा हम बता लेते हैं। क्योंकि जो NBFC को मेनली जो फंड करते हैं वो बैंक्स करते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब क्योंकि IL&FS ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो लोग क्या हो गए, ज़्यादा केयरफुल हो गए। वेरी का मतलब होता है कॉशियस हो जाना, केयरफुली क्या करते हैं, अब वो केयरफुली क्या करते हैं, पैसा उन्हें देते हैं, उधार पे देते हैं, या बहुत केयरफुली उन्हें क्या करते हैं, फंड करते हैं। तो जिस वजह से जो NBFC का जो लिक्विडिटी है क्राइसिस है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, कॉन्टैगिन इफेक्ट का मतलब होता है कि आप भी साथ के साथ चपेट में आ जाओ। जैसे डिजीज़ होती है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़, कि हाँ अगर आपको यार खांसी जुकाम हो गया तो धीरे धीरे जो आपके साथ रहता है वो भी धीरे धीरे चपेट में आता है। उसी तरह जो IL&FS का जो डिफ़ॉल्ट हुआ था तो उसने क्या किया, धीरे धीरे चपेट में NBFC को भी ले लिया। तो इस वजह से जो बैंक या म्यूचुअल फंड जो फंड करते थे उन्होंने क्या बहुत केयरफुली अब NBFC को फंड करते हैं, जिस वजह से जो लिक्विडिटी क्रंच है NBFC का वो बढ़ता चला गया। अब क्या है, जो NBFC HFC का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो एसेट क्वालिटी रिस्क है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कमिंग मंथ्स में और बढ़ेगा। तो जो बहुत मीडियम और स्मॉल साइज प्लेयर्स हैं वो काफ़ी जो लिक्विडिटी चैलेंज है फेस कर सकते हैं। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है। ठीक है गाइस, ये जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है ना, इसमें जो RBI ने फ़ंड प्रोवाइड किया है। अब RBI ने किस तरह से फ़ंड प्रोवाइड किया है, पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्पेशल सिक्योरिटी को इशू किया है। और इशू कैसे किया, उसने एक ट्रस्ट सेटअप किया जो कि SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने ट्रस्ट सेटअप किया है। ठीक है, वहाँ से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी इशू करी, और वहाँ से RBI ने क्या किया, इस स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को क्या किया, फंड किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई, आप इसे दोबारा एक बार देखो तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। Ministry of Road Transport and Highway invites public suggestions on inclusion of hydrogen enriched CNG as automotive fuel। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो चाह रही है कि मैं ग्रीन फ्यूल्स को प्रमोट कर सकूं जो ऑटोमोबाइल्स में डलते हैं। जैसे आजकल अभी पेट्रोल डीजल चलते हैं, तो वो चाह रहे हैं हम ग्रीन फ्यूल्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रह सके, एमिशंस हैं हम उन्हें रिड्यूस कर सकें। अब इसके लिए हमें सबसे पहले अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, किसमें, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1979 में जो ये रूल्स आए थे इसमें हमें क्या करना है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अभी जो हाइड्रोजन CNG है, ये ब्लेंड होता है हाइड्रोजन और CNG का। इसमें ये जो आइडियल हाइड्रोजन कंसनट्रेशन होते हैं वो 18% ही डलती है। CNG आपको पता होगा कॉम्प्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। जो नेचुरल गैस होती है उसमें मेनली मीथेन होता है, और जो CNG होती है वो लेस एयर पोल्यूटेंट्स एमिट करती है। नो डाउट एयर पोल्यूटेंट ये भी एमिट करती है, लेकिन लेस अमाउंट में एमिट करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये कम अमाउंट में एमिट करती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल।
अब हाइड्रोजन सीएनजी के क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, एक तो कन्वेंशनल सीएनजी जो अभी चलता भी है मेनली मेट्रो सिटीज़ में, और एक हो गया हाइड्रोजन सीएनजी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ज़रा देख लेते हैं। देखो, एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सीएनजी, जो हाइड्रोजन सीएनजी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कम एमिट करेगा, मतलब 70% से ज़्यादा एमिशन क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन से सेफ़र है क्योंकि इसमें एनर्जी कंटेंट कम है। अभी क्या है, हम जो एग्जिस्टिंग जो सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपको कोई भी इंजन मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे क्या होगा, इंजन की एफिशिएंसी भी क्या होगी, इम्प्रूव होएगी। अब चैलेंजेस क्या हैं इसे यूज़ करने में? चैलेंजेस यही हैं, पहली बात इसके लिए ना हमें ऑप्टिमाइज हाइड्रोजन टू नेचुरल गैस रेशो चाहिए, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये काम नहीं करेगा। जैसे उन्होंने बोला कि 18% हाइड्रोजन चाहिए तो 18% ही, मतलब ऑप्टिमाइज चाहिए। दूसरी बात, हमारे में स्टोरेज का कैपेसिटी नहीं है, सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। दूसरा, ये कुछ एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सीएनजी। ठीक है, और क्या हमने स्टेप्स लिए हुए हैं जिसमें हमने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमने हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टार्ट किए हुए हैं, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टार्ट किए हुए हैं, क्लीन डीजल व्हीकल्स या व्हीकल्स जैसे जिसमें हम ब्लेंड करते हैं, जैसे डीजल के व्हीकल्स में हम बायोडीजल ब्लेंड करते हैं, और जो पेट्रोल के व्हीकल्स होते हैं उसमें हम इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं। तो ये कुछ हमने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हुए हैं ताकि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्रीन एनर्जी में क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें या कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट किए, योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी से कुछ सीखूंगी। एंड थैंक यू टू ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वेव्स वाटरवेज यूसेज चार्जेस फॉर 3 ईयर। गाइज, आपको पता है नेशनल वाटरवेज हैं हमारे, जहाँ से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। वो अलग बात है कि हमारे इंडिया में जो नेशनल वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही माइनर अमाउंट में होती है, बहुत ही कम होती है। तो ज़रा देख लेते हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने क्या किया है। देखो, अब आप वाटरवेज के थ्रू जब लेके जा रहे हो अपना सामान तो उसके भी क्यों चार्जेस क्या होते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह आप रोड ट्रांसपोर्ट पे आपको टोल टैक्स देते हो, ठीक है, उसी तरह अगर आप वाटरवेज यूज़ करते हो तो आप उसके वाटरवेज यूसेज चार्जेस देते हो। तो अभी जो वाटरवेज यूसेज चार्जेस को बोल रहे हैं कि अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि सेंटर का ये विज़न है ताकि वो इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट कर सके एज अ सप्लीमेंट्री, इको फ्रेंडली है क्योंकि और ये चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इसे प्रमोट करने के लिए जो वाटरवेज यूसेज चार्जेस हैं उसे क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। प्रेजेंटली जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, वाटर यूसेज चार्जेस क्या करता है, लेता है, लिवाई करता है। अगर आप कोई भी इनलैंड कार्गो वेसल्स नेशनल वाटरवेज में क्या करते हो, लेके जाते हो। ठीक है, अब इस वजह की, इन चार्जेस की वजह से क्या है, ट्रैफिक मूवमेंट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हिंडर हो रहा है। मतलब लोग इसको कम क्या कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा चाह नहीं रहे हैं कि हम वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करें इस वाटरवेज चार्जेस की वजह से। ठीक है, जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, गाइस ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे के सारे जो वाटरवेज हैं उन्हें क्या कर सकती है, मैनेज करती है। अब जब हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट के हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। देखो, इससे क्या हो सकता है, जो अभी 2019-20 में जो हमारा ट्रैफिक है वो 72 मिलियन मेट्रिक टन है, वो 2022 तक कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 110 मिलियन मेट्रिक टन इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा ये है कि इंडस्ट्रीज़ अट्रैक्ट होंगी कि वो नेशनल वाटरवेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। इससे क्या है, जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो प्रमोट होगा। इससे क्या होएगा, हम जो और ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं उन पे बर्डन क्या होएगा, हमारा रिड्यूस होगा। ठीक है, हम कम उन पे डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे रोड, रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंडिया के पास अगर देखा जाए जो नेविगेबल वाटरवेज है वो कितने किलोमीटर का है, 14,500 किलोमीटर का है, जिसमें रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर, क्रिक्स, ये सब कुछ है। नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 ने 111 रिवर्स को डिक्लेयर कर दिया था और स्ट्रेचेज, क्रीक्स, एस्चुरीज को कि वो नेशनल वाटरवेज के अंडर है। जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंडिया में है वो सिर्फ 0.5% शेयर, मैंने आपको बोला था कि इसके थ्रू हमारा शेयर बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, दैट्स ओनली 0.5%। अगर हम जबकि नीदरलैंड में देखा जाए तो 42% होता है, चाइना में 8.7% होता है, यूएसए में 8.3% होता है, यूरोप में 7% होता है। देखो गाइस, हमारे मेनली 6 नेशनल वाटरवेज हैं। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से देख लो। जो पहला नेशनल वाटरवे 1 है, जिस तरह आपका नेशनल हाईवेज होते हैं NH1, ये सब उसी तरह नेशनल वाटरवेज होते हैं। तो आपको 6 का पता होना कि जो पहला है वो हल्दिया टू प्रयागराज जाता है गंगा रिवर पे। ये कौन कौन से स्टेट्स को अपनी सर्विस देता है, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। जो नेशनल वाटरवे 2 है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, धुबरी टू सादिया, ये 891 किलोमीटर का है। बाकी असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन स्टेट्स को ये सर्व करता है। नेशनल वाटरवे 3 है वो वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, कोलम टू कोतापुरम, ये 205 किलोमीटर का, और ये केरला को सर्व करता है। जो वाटरवे 4 है वो गोदावरी कृष्ण कैनाल पे है और कक्कीनड़ा टू पोंडोचेरी है, 1078 किलोमीटर का, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी की यूटी को सर्व करता है।
जो 5 है वो ब्राह्मणी और डेल्टा कैनाल्स पे है। ये गोंखली टू तालचेर 588 किलोमीटर का ओडिशा वेस्ट बंगाल को सर्व करता है। जो नेशनल वाटरवे 6 है वो बराक रिवर पे है, लखीमपुर टू भंका ये जाता है, 121 किलोमीटर का है और ये असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा का सर्विस करता है। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 4503 किलोमीटर और 15 स्टेट्स को ये सर्व करता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब कुछ छोटे छोटे न्यूज़ का समय। इंडिया यूके टू वर्क ऑन एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप लीडिंग टू फ्यूचर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी क्या है, जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम है वो अपनी ट्रेड पार्टनरशिप को एनहेंस कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं, जिसमें सोचा जा रहा है कि शायद फ्यूचर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ में हो सकता है। अभी ये जो डिसीज़न है वो लिया गया था, एक मीटिंग हुई थी जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी में। ये मीटिंग इसलिए हुई थी ताकि हम यूके कंपनीज़ क्या कर सकें, जो इंडिया के साथ न्यू पार्टनरशिप्स हैं उनको डेवलप कर सकें। ठीक है, बिजनेस में, डिसीजन मेकर्स में। अभी जो यूके और इंडिया में ट्रेड होता है वो 24 बिलियन यूरो का होता है, जो लास्ट ईयर हुआ है। और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर यूके इकोनॉमी में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। ठीक है, आरबीआई ने साइन किया $400 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका। देखो, जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी है वो इसलिए होती है ताकि जो शॉर्ट टर्म आप इंटरनेशनली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट चाहिए आप उसे पूरी कर सको। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे अभी कोविड की वजह से आपको इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, अगर आपको इंटरनेशनली कुछ थोड़ा सा लिक्विडिटी की क्राइसिस हो गया तो आप इससे क्या कर सकते हो, करेंसी स्वैप से क्या कर सकते हो, अपना शॉर्ट टर्म जो क्राइसिस हुआ है उसको पूरा कर सकते हो। करेंसी स्वैप का होता है, ये मेनली 2 सेंट्रल बैंक्स में होते हैं, जैसे इंडिया का आरबीआई होगा उसी तरह श्रीलंका के जो सेंट्रल बैंक होगा उनके बीच में करेंसी स्वैप होता है। ये एग्रीमेंट होता है जिसमें आप एक्सचेंज कर सकते हो करेंसीज को विद प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। ये दीज आर यूज टू ऑब्टेन, इसमें क्या आप फॉरेन करेंसी को लोन पे लेते हो एक बेटर इंटरेस्ट रेट पे एज़ कम्पेयर टू जो आप बोरो करके लेते हो। ये बायलेटरल भी हो सकता है, मल्टीलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, किन्हीं 2 कंट्रीज़ में भी हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है। KVIC कुम्हार सशक्तिकरण योजना। देखो, कुम्हार आपको पता ही होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या मिट्टी की बहुत अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अभी सेंटर ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 100 इलेक्ट्रिक पोर्टल व्हील्स, किनको 100 ट्रेड आर्टिसंस को अंडर द कुम्हार सशक्तिकरण योजना। जो कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव किसका है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, ताकि जो कुम्हार के जो पोर्टर्स हैं उन्हें एम्पावर कर सकें जो रिमोटेस्ट लोकेशन में रहते हैं, मतलब रूरल लोकेशन या रिमोटेस्ट लोकेशन में रहते हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो KVIC है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप एडवांस पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, लेटेस्ट और न्यू टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचाता है, उनके जो प्रोडक्ट है उनको मार्केट के साथ लिंकेज प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो जो KVIC एग्जीबिशन करता है उनमें उनको शो करता है और उसी तरह उनको क्या करता है, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट के साथ लिंक करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस योजना के तहत क्या है। एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ एस्ट्रोस। ठीक है, देखो भाई, ये एक नासा का न्यू मिशन है। इसमें क्या, ये टेलीस्कोप सेंड करेगा, कहाँ पे सेंड करेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर हमारी एक लेयर होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में करेगा। इससे क्या होती हैं, अब क्या होता है, कुछ ना इनविजिबल लाइट्स होती हैं जो अर्थ पे आती हैं, तो उसकी हमें वेवलेंथ नहीं पता होती। ठीक है, अब वो इनविजिबल होगी तो हम कैसे जाँचेंगे उसकी वेवलेंथ। तो इस ये टेलीस्कोप क्या करेगा, उन लाइट्स की जो इनविजिबल लाइट्स हैं उनकी वेवलेंथ क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ये मिशन क्या करेगा, हमें आंसर देगा ऐसे क्वेश्चन का, जैसे कि किस तरह गैलेक्सी में जायंट स्टार्स कैसे बने हैं, इससे हमें ये पता चलेगा। जो ये मिशन है हम दिसंबर 2023 में लॉन्च करेगा नासा, कहाँ से, अंटार्कटिका से लॉन्च करेगा। ठीक है, इंडियन रेलवे टू RFID टैग ऑल वेगन्स बाय दिसंबर 2022। देखो, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है वो यूज़ इसलिए कर सकते हैं ताकि जो वेगन्स हैं, मतलब गाड़ियाँ हैं, डिफरेंट रेलगाड़ियाँ हैं, आप उन्हें ट्रैक कर सको। ठीक है, इससे क्या होएगा, आप जो भी गाड़ियाँ हैं या माल गाड़ियाँ हैं या भी कोचेज़ हैं उनकी क्या करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हो और ये देख सकते हो यार वो है कहाँ, ट्रैक कर सकते हो। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है उसमें वो क्या करता है, रेडियो वेव्स यूज़ करता है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अब वो जिस गाड़ी पे लगा होगा उस गाड़ी की सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी। ठीक है, और इससे हम जो टैग है वो हम काफ़ी दूरी से भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल आप पास से जाके पढ़ोगे, मतलब कि a tag can be read from up to several feet away and does not need to be within the direct line of sight of the reader to be tracked। ये एक तरह की बार कोडिंग की तरह ही है, जैसे आपका जैसे गाड़ियों में फास्टैग लग रहा है आपकी कार्स में। ठीक है, फास्टैग में भी क्या है, ठीक है, उसमें भी आप एक मतलब रेडियो, वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी क्या करता है, आप टोल टैक्स पे जाते हो, वो आपकी सारी की सारी डिटेल्स पढ़ता है बार कोड से और आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। उसी तरह RFID भी सेम है। ठीक है, तो इसमें यही है कि ये सिमिलर टू बार कोडिंग है, जिसमें डाटा जो भी होगा, टैग और लेबल, वो कैप्चर कर दिया जाएगा इस डिवाइस के द्वारा जो भी स्टोर इसमें है। ठीक है,
एनहेंस्ड एंड रिवाइज विक्टोरियल हेल्थ वार्निंग्स ऑन ऑल तंबाकू प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिसंबर 1। अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि कुछ न्यू सेट्स ऑफ हेल्थ वार्निंग जो भी तंबाकू प्रोडक्ट के पैक्स पे आती हैं, तो वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे, अमेंड करेंगे सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल 2000। आपको पता है जो टोबैको के पैकेट्स होते हैं या सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, एक पैकेज हेल्थ वार्निंग लिखी होती है। तो ये गवर्नमेंट ने इसके न्यू सेट्स को है कि रिवाइज़ करेंगे और उसके लिए वो पहले अमेंड करेंगे सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स रूल जो 2008 में है। जो भी पर्सन इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज है, मतलब जो या मैन्युफैक्चर करें, प्रोडक्शन करें, सप्लाई, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिगरेट्स, उन सबको क्या करना करेगा, ये स्पेसिफाइड हेल्थ वार्निंग को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और अगर किसी ने इन प्रोविजंस को वायलेट किया तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, आपको फाइन भी लग सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। सो गाइज़ ये आज 25 जुलाई के विज़न के डेली करंट अफेयर्स हो गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो गाइज़ लाइक करिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। गाइज़ देखो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें क्या है कि मैं आपको जो डेली मैगजीन्स पढ़ाती हूँ ना, उसकी PDF उसमें भेज दिया करूँगी, या फिर जो मंथली मेरी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसकी PDF उसमें भेजूँगी, या जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिएगा तो वो मैं उसमें आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है गाइस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू गाइस।